हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय प्रबंधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो पर्यावरणीय प्रबंधन के अर्थ को जानने से पहले हमें प्रबंध के सब अर्थ को जानना होगा। तो प्रबंध यानी मैनेजमेंट जो शब्द का अर्थ होता है विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों में से उपयुक्त प्रस्ताव का विवेकपूर्ण चयन करना ताकि वह निर्धारित एवं इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। जहाँ तक संभव होता है प्रबंधन के अंतर्गत अल्पकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक या एक से अधिक रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं, परंतु दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी भरपूर व्यवस्था अपनाई जाती है। पर्यावरणीय प्रबंधन के उद्देश्य जटिल, विविधतापूर्ण एवं परस्पर विरोधी होते हैं तथा प्रबंध की वैकल्पिक रणनीतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। वर्तमान समय में आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय मनुष्य के क्रियाकलापों ने पर्यावरण एवं मनुष्य के बीच मधुर संबंधों को जहरीला कर दिया है। यानी कि जो मनुष्य ने पर्यावरण और स्वयं मनुष्य के बीच जो संबंध है वो इतने खराब कर लिए हैं कि कह सकते हैं कि वो जहर घुर गया एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो गए हैं, वो कट्टर दुश्मन हो गए हैं। पर्यावरण प्रबंधन मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया है ताकि पर्यावरण एवं समाज की गुणवत्ता में सुधार हो सके। पर्यावरण और मनुष्य के मध्य स्वस्थ व मधुर सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना मनुष्य के विध्वंसक क्रियाकलापों पर रोक लगाकर तथा प्रकृति के परिरक्षण या रक्षण तथा नियमन एवं पुनर्जनन द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार पर्यावरण प्रबंधन मनुष्य के प्रकृति के साथ यथोचित सामंजस्य से संबंधित है। देखिए भाई, मनुष्य प्राचीन काल से ही प्रकृति का विनाश करता आया है, लेकिन जब तक मनुष्य ने प्रकृति का विनाश एक सीमित मात्रा में किया तब तक प्रकृति उसकी आपूर्ति स्वयं करती रही और मनुष्य उसका लाभ उठाता रहा। लेकिन जनसंख्या विस्फोट ने, उसकी बेरोजगारी ने, उनकी मनुष्य की दिनों दिन बढ़ती आवश्यकताओं ने प्रकृति का विनाश किया है। अब समय आ गया है कि हम प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करके ही हम अपना विकास करें। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक संतुलन तथा पारिस्थितिक स्थिरता को अव्यवस्थित किए बिना, यानी कि उसको जो पारिस्थितिक संतुलन है, जो पर्यावरण है, उसको अक्षति पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन एवं उपयोग अपेक्षित होता है। यानी कि मनुष्य अपना विकास तो करे लेकिन अपनी जो आवश्यकता है उनको पूरा करे और अविवेकपूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न करे। तो डी थॉमसन के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन एक तंत्र होता है जो पर्यावरण एवं संसाधन संरक्षण की समस्याओं का पूर्वानुमान करके उनसे बचाव करता है या उनका समाधान करता है।
नेक्स्ट है फिर C.J. बैरो के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन का संबंध प्रकृति को न्यूनतम क्षति पहुंचाए बिना पोषणीय सस्टेनेबल आधार पर मनुष्य की आवश्यकता एवं मांगों को पूरा करने तथा उनमें सुधार से है। आगे है पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना। पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना उसके बढ़ते ह्रास को रोककर अल्पकालिक व दीर्घकालिक उपायों द्वारा निर्माण, पोषण एवं गुणवत्ता को बहाल करने से संबंधित है। पर्यावरण प्रबंधन संसाधन उपयोग तथा संसाधन प्रबंध का पर्याय है। यानी कि बता रहा है कि जो पर्यावरण प्रबंधन है वो क्या है? संसाधन उपयोग तथा संसाधन प्रबंध का पर्याय है। T.N. खुशू के अनुसार पर्यावरण प्रबंध का केंद्रीय विषय प्राकृतिक एवं जैविक पर्यावरण पर मानव कुकृत्यों के दबाव को समाप्त करना या फिर घटाना है। इस प्रकार पर्यावरण प्रबंधन मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया है, जिससे पर्यावरण एवं समाज दोनों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। देखिए, वो प्रकृति तो मनुष्य को प्रारंभ से अब तक कुछ न कुछ देती आ रही है, लेकिन मनुष्य लालचवश उसका विनाश को करने पर तुला है। मनुष्य को समझना होगा कि प्रकृति हमारे लिए कितनी सहायक है, हमें उससे कितनी सहायता मिलती है, वह हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के रूप में, शुद्ध हवा के रूप में, वर्षा कराने के रूप में, वह विभिन्न प्रकारों से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया ही क्या है? पर्यावरण प्रबंधन है। पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्य। पर्यावरण प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट है पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना एवं अवनयित पर्यावरण को पुनः ठीक करना। यानी कि पर्यावरण में जो हमने अवांछनीय परिवर्तन करके पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है, अब समय आ गया है कि उसको सुधारा जाए, पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त किया जाए। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों के असीमित विदोहन तथा उपयोग को सीमित करना। यानी कि जो प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उनका हम विवेकपूर्ण और सीमित मात्रा में ही दोहन करें। नेक्स्ट है फिर पर्यावरण विकास संबंधी नीति निर्धारण में सहयोग। फिर नेक्स्ट है प्रस्तावित योजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रबंधन संबंधी नीति निर्धारण में सहयोग। फिर नेक्स्ट है आपका पर्यावरण नियोजन के लिए प्रारूप निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय प्रकोपों को न्यूनतम करना। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रबंधन हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए मानवीय एवं संस्थागत साधन उपलब्ध कराना। आगे है पर्यावरण प्रबंधन के उपागम। देखिए, पर्यावरण प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं जो नीचे दिए गए हैं, जैसे कि स्थानिक पक्ष पर आधारित उपागम, स्पाशल अप्रोच, इसके स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। नेक्स्ट है फिर विधि तंत्रात्मक पक्षों पर आधारित उपागम, मैथोडोलॉजिकल अप्रोच,
इसमें संरक्षण उपागम है, परिरक्षात्मक उपागम है। फिर थर्ड है आपका रणनीतिपरक उपागम यानी कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच। इसमें टॉप डाउन उपागम या कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच। नेक्स्ट है फिर आपका सहभागिता या स्वैच्छिक उपागम यानी कि बॉटम अप उपागम, यानी कि स्थानिक या स्पेशल दृष्टिकोण से पर्यावरण प्रबंधन स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। ओजोन परत के क्षरण की समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। देखिए, ओजोन गैस जो है हमारे वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। सबसे नीचे धरातल के निकट में है अक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। सेकंड है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड है आपका मध्य मंडल या मेसोस्फियर। फोर्थ है आपका आयन मंडल या आयनोस्फियर। और फिफ्थ है बाह्य मंडल एक्सोस्फियर। तो जो ओजोन गैस है वह समताप मंडल में पाई जाती है और वह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये किसी एक विशेष के देश के द्वारा ओजोन गैस को क्षति नहीं पहुंचाई गई है, बल्कि इसमें बहुत से देशों का योगदान है। तो एक ओजोन क्षरण एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसके प्रबंधन और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही होने चाहिए। आज विकासशील देश ओजोन परत को पतला करने वाली हानिकारक गैसों जैसे कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपकी AC, फ्रिज आदि में यूज होती हैं, तथा हैलोजन के उत्पादन एवं उपभोग पर रोक लगाने से मुकर रहे हैं। इसी प्रकार ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि वायुमंडल में इतनी अधिक गैसें हो गई हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्पेशली इतनी मात्रा बढ़ गई है कि वह सूर्य से आने वाली किरणों को तो आने देती है पृथ्वी पर, लेकिन जब वो टकराकर पार्थिव विकिरण के रूप में वापस लौटता है तब उसको वायुमंडल में ही अवशोषित कर लेती है। उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन। तथा जलवायु परिवर्तन भी अत्यंत विकट पर्यावरणीय समस्याएं हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सन 1992 के कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के स्तर पर 5.2% की कटौती करने के मसौदे पर USA तथा ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अधिकतर देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है भाई, जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे और उसमें फैक्चुअल पॉइंट ही पूछेगा, इसलिए आप लोग फैक्चुअल पॉइंट पर विशेष ध्यान दें कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कब हुआ था, किसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ओजोन गैस किस वायुमंडल में पाई जाती है। अभी बताया था आपको कि समताप मंडल में पाई जाती है। लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच में इसका सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है और ओजोन दिवस भी मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो आप खुद भी इसमें जो ऑनलाइन या बुक से फैक्चुअल पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।